हरगोविंद जी, आप कैसे देख रहे हैं पीएम मोदी के इस बयान को? और ये देखिए कि पिछले अगर 10 दिन की अगर हम बात करेंगे तो 10 दिन में 6 बार ऐसा हुआ है जब जबरदस्त अटैक किया गया है पीएम मोदी की ओर से विपक्षी इंडिया को लेकर। और इंडिया को लेकर क्या कुछ कहा वो तो आपने देखा ही होगा, लेकिन उनका यह कहना कि तीसरे कार्यकाल में हम आ रहे हैं, तीसरा कार्यकाल हम ही पूरा करेंगे और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम देश को बनाने जा रहे हैं, इस बात की मैं गारंटी भी दे रहा हूं। कैसे देख रहे हैं एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट आप इस बयान को? देखिए, ये ओवर कॉन्फिडेंस से अधिक तो विपक्ष की एकजुटता का डर है जी। और जहां तक शुरुआत में आपने कहा कि मनोवैज्ञानिक दबाव विपक्ष पर बनाने का प्रयास है, ये मनोवैज्ञानिक ऊर्जा अपने कार्यकर्ताओं को देने के लिए अधिक है ताकि वो निराश ना हो। दूसरा, अभी भाई साहब ने कहा कि खैर सभी ने कहा पैनल बैठे लोगों में कि 10 वर्ष में अर्थव्यवस्था यहां गई। 1991 में नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तब देश की अर्थव्यवस्था कहां थी। उसके पश्चात अटल जी, तब देश की अर्थव्यवस्था कहां थी। उसके पश्चात मनमोहन सिंह जी, तब देश की अर्थव्यवस्था कहां थी। और उसके बाद मोदी जी। तो ये पिछले दशकों में 10-10 साल में अगर हम इसको बांट कर देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी रफ्तार से बढ़ी है जी। और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में आम नागरिक का उतना ही योगदान होता है जितना कि देश के उच्च शीर्ष पे बैठे हुए लोगों का। और जहां तक ये गारंटी की बात रही कि गारंटी तो उस समय भी दी गई थी कि मैं दाऊद को भारत में ले आऊंगा। अब ये सब कुछ जनता पूछेगी ना कि वो स्मार्ट शहर कहां गए जो एक बरसात में नदी नालों में तब्दील हो जाते हैं। वो अमेरिकी डॉलर कहां गया, वो पेट्रोल का दाम कहां गया। हरगोविंद जी, क्या ये सच नहीं है? नहीं, क्या ये सच नहीं है जो पीएम मोदी कह रहे हैं कि भाई 2014 में हम 10वीं अर्थव्यवस्था थे, उसके बाद जब हमारा दूसरा टर्म आया 2019 में, 2019 के बाद हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए और तीसरा टर्म आएगा तो हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो इसमें दम आपको नजर नहीं आ रहा है क्या? जो कह रहे हैं वो तो सच ही है भाई। चलिए, तीसरे की बात अभी नहीं करते हैं, लेकिन 10 से 5वें पे तो पहुंचे ना, ये तो सच है। जी जी। 1991 में हम कौन से पायदान पर थे? 1999 में हम कौन से पायदान पर थे? 2004 में हम कौन से पायदान पर थे? कृपया इन पर भी तो गंभीरता से विचार कीजिए ना। केवल सिक्के का एक पहलू देख लेना और आंख पर पट्टी बांध लेना क्या किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए अच्छे संकेत है? देश में जो अब 2004 में इंडिया शाइनिंग हुआ, अटल जी ने बहुत अच्छे काम किए थे। क्या अटल जी का देश में कोई विकल्प था? लेकिन अचानक 2014 में वो नंबर ही नहीं आते ना, 272। और एक ऐसे व्यक्ति जिनका राजनीतिक कद दूर दूर अटल जी से मैच नहीं करता था, उन्होंने अटल जी से दुगने समय देश पर राज किया। तो जनता केवल आपकी इस अर्थव्यवस्था को अपनी इस अर्थव्यवस्था को नहीं देखेगी। 80% भारत गांव में बसता है। आम मजदूर किसान। अब ये बताइए ना कि आप जो कह रहे हैं उस पर भरोसा किया जाए या आकाशी जो कह रहे हैं, जो तमाम जो ग्लोबल एजेंसीज हैं जिसका जिक्र रत्नाकर जी खुद कर रहे थे, वो जो कह रही हैं उस पर भरोसा किया जाए? भरोसा किस पर करें? जब चुनाव का समय आता है, तो हमारी तुलना विश्व की महाशक्तियों से की जाती है। अमेरिका, जर्मनी, रूस, जापान, चीन। लेकिन जब हम असफल हो जाते हैं तो यहीं बैठे हुए कई मित्र हमारी तुलना किनसे करते हैं? पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल। क्यों जी? आज नहीं, लेकिन उन्होंने तो दोनों का जिक्र किया। नहीं, उन्होंने पहले जो बड़ी इकोनॉमीज है पहले उसके बारे में बताया और उसके बाद जो इकोनॉमी कोलैप्स कर गई उसके बारे में बताया। तो आप ये नहीं कह सकते। नहीं, आधार चुनाव का भाई आकाशी ने तो दोनों बताया। तो नहीं होगी ना। आकाशी ने पहले अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी, जापान की बात की, उसके बाद उन्होंने बताया श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बाकी चुनाव का ऐसी कंट्री जिनकी इकोनॉमी कोलैप्स करी है। तो ऐसा नहीं, चुनाव का भारत एक विशाल देश है, तो चुनाव का आधार केवल अर्थव्यवस्था तो नहीं हो सकती ना। चुनाव का आधार लोगों के, आम सांसदों के, अन्य सांसदों के किए हुए काम भी होंगे, गोद लिए हुए गांव भी होंगे, महंगाई भी होगी, भ्रष्टाचार भी होगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हाँ ठीक है, आकाशी में आपके पास आ रहा हूं, लेकिन खेमचा जी जवाब दीजिए इस बात का। हाँ ठीक है, जवाब ले लेते हैं। 2014 में जो घोटालेबाज थे, क्या आज वो जेल के अंदर हैं या उनके साथ मिलकर सवाल आपने खड़े किए?